नमस्कार देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। बता दें 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अभिनव कुमार को एडीजी दिया गया है। बता दें प्रशासन भार एडीजी दिया गया है और साथ ही नीरू गर्ग को गढ़वाल परिक्षेत्र के डीआईजी बनाया गया है। अरुण मोहन जोशी डीआईजी विजिलेंस पीएससी एटीएस बने हैं। योगेंद्र सिंह रावत को देहरादून का एसएसपी का पद दिया गया है। तृप्ति भट्ट को टिहरी के एसएसपी नियुक्त किया गया है। तो बड़ा फेरबदल देखा गया जहां 5 आईपीएस अधिकारी के पद नियुक्त किए गए। तो उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके पदों में फेरबदल हुआ है। बता दें अभिनव कुमार को दिया गया है एडीजी प्रशासन का भार। नीरू गर्ग को गढ़वाल परिक्षेत्र के डीआईजी बनाया गया है। अरुण मोहन जोशी को डीआईजी विजिलेंस पीएससी एटीसी बनाया गया है। योगेंद्र सिंह रावत को देहरादून का एसएसपी का पद दिया गया है। वहीं तृप्ति भट्ट को टिहरी के एसएसपी नियुक्त किया गया है। ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस फेरबदल के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्शन में आती है। तो अशोक कुमार पुलिस का मुखिया बनते ही कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। बता दें आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार का प्रमोशन किया गया है। एडीजी प्रशासन बनाया गया है। 1966 बैच के अभिनव कुमार फिलहाल राज्य में तीसरे नंबर के आईपीएस अफसर हैं। अभिनव कुमार का 1 जनवरी 2021 से प्रमोशन होना था, लेकिन पहले ही कई जिम्मेदारी दी गई। इन ताजी जिम्मेदारियों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी की सलाह को अहमियत दी। देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी को हटा दिया गया है। तो जोशी को डीआईजी सतर्कता पीएससी और एटीसी का चार्ज दिया गया। देहरादून का नए एसएसपी की जिम्मेदारी योगेंद्र सिंह रावत को दी गई। वरिष्ठ आईपीएस नीरू गर्ग को गढ़वाल मंडल का डीआईजी बनाया गया। नीरू गर्ग पहली महिला आईपीएस है जो राज्य में डीआईजी रेंज बनाई गई हैं। नीरू गर्ग राजधानी देहरादून की पहली महिला एसएसपी भी रह चुकी हैं। साल 2013 बैच के आईपीएस तृप्ति भट्ट को टिहरी का एसएसपी बनाया गया है। तृप्ति भट्ट की छवि साफ सुथरी और कड़क आईपीएस महिला अफसर की है। तृप्ति भट्ट इससे पहले एसडीआरएफ के कमांडेंट पद पर तैनात थी। तो अशोक कुमार पुलिस का मुखिया बनते ही इनके पुलिस का मुखिया बनने के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ा फेरबदल हुआ है पुलिस महकमे में, जो हम आपको बता रहे हैं क्रम अनुसार। तो अभिनव कुमार का 1 जनवरी 2021 से प्रमोशन होना था, लेकिन पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो देहरादून से ये खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये फेरबदल हुआ है और कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके पदों में बदलाव किए गए हैं। बता दें अभिनव कुमार को एडीजी प्रशासन का भार दिया गया है। बता दें देहरादून के नए एसएसपी होंगे योगेंद्र सिंह रावत। तृप्ति भट्ट को टिहरी की एसएसपी नियुक्त किया गया है। वहीं अरुण मोहन जोशी को डीआईजी विजिलेंस पीएससी एटीसी बनाया गया है और नीरू गर्ग को गढ़वाल परिक्षेत्र की डीआईजी बनाया गया है। वहीं अभिनव कुमार को एडीजी प्रशासन का भार सौंपा गया है। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है उत्तराखंड पुलिस महकमे में। जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, 5 आईपीएस अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, उसके बाद काफी कुछ ऐसा खास रहेगा जो देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। वहीं देहरादून में कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक जारी। बता दें सीएम आवास सभागार में सीएम त्रिवेंद्र ने ये समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से वो जुड़े हैं। तो सभी जिलों के प्रशासनिक अफसर भी बैठक में मौजूद रहे। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि
लगातार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इस समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारी भी इससे जुड़े हैं और इस बैठक में सभी जिलों के प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये समीक्षा बैठक, जहां वैक्सीनेशन को लेकर खास चर्चा होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार और उसी कड़ी में अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी चल रही है और उस पर चर्चा भी की गई इस समीक्षा बैठक में। हालांकि किस तरीके से ये वैक्सीनेशन किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक में तमाम जिले के जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और जिलों के प्रशासनिक अफसर भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं आज उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है। बता दें दोपहर 2 बजे यूपी उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पहुंचेंगे वो। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नारसन बॉर्डर पर करेंगे, वहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बता दें शाम 6 बजे हरिद्वार में गंगा आरती करेंगे मनीष सिसोदिया। लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां भी तेज है और आज 2 बजे से उनका ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 2 बजे उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर पहुंचेंगे वो, जहां उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इस दौरे के दौरान कई अहम चीजें सामने आ सकती है। शाम 6 बजे हरिद्वार गंगा आरती में भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल होने जा रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बता दें आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जनता के दिल में जगह बनाई जाए और अब उसी कड़ी में एक और कदम बढ़ता हुआ आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और अब खबर मसूरी से, जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया है। न देश के किसान खुश, न सीमा पर जवान खुश। ज्योत सिंह बिष्ट ने ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है सरकार, तो मोदी और त्रिवेंद्र सरकार को जनता जवाब देगी, ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा। तो सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिल रहा है ज्योत सिंह बिष्ट की तरफ से। थे तो तब एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और आज तो जरूरत है कि जय नौजवान। भारत सरकार जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने उस नारे का ठीक उलट कर दिया। देश की सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन के अतिक्रमण से लगातार हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। पुलवामा की घटना से लेकर के और बहुत सारी घटनाएं इस बात की गवाह है। लेकिन उसके साथ साथ देश का किसान भी भाजपा के सत्ता में आने के बाद जहां जहां राज्यों में इनकी सरकार है, उस आत्महत्या की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी और अब देश का किसान जिस ढंग से दिल्ली की सीमाओं पर बैठ करके आंदोलित है, तो ऐसे में 15 से ज्यादा किसान मर गए। तो मोदी जी जो जय जवान और जय किसान का नारा था, उसको ठीक उलट करके मर जवान मर किसान, और देश में जो आज बेरोजगारी चरम पर है तो मर नौजवान, इस नारे को चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी को के इस कृत्य को देश की जनता, देश का किसान, नौजवान और बेरोजगार समझ रहा है। जिनके लिए कानून बनाया गया, अगर ये बिल उनके हित में होता तो उन लोगों को पिछले 2-2.5 महीने से अपने राज्यों में, अब 20 दिन के लगभग हो गए, वो दिल्ली की सीमा पर क्यों डटे हुए हैं? इस ठंड में ठिठुर करके अपने परिवार के साथ जिस ढंग से लोगों ने डेरा डाला हुआ है और उन्होंने जो सुव्यवस्थित तरीके से एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन गांधी जी के तरीके पर चला करके पूरे इच्छा शक्ति से वो बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम अपनी वापसी नहीं करेंगे। थे तो तब एक
और खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर तीखा वार देखने को मिला। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें, कांग्रेस सर्टिफिकेट नहीं देगी कि आपका भविष्य कैसा होगा, ऐसा मोहनिया का कहना। तो साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको हम ये भी बता दें, आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर भी हैं और अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी की तरफ से। देखिए, जिस तरीके का बयान प्रीतम सिंह जी ने दिया है, उसी तरीके का बयान दिवंगत नेता शीला दीक्षित ने दिया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, निश्चित तौर पे वो भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि प्रीतम सिंह जी तय नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के छात्र, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड का युवा तय करेगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। देखिए, खबरों का रुख करेंगे तो रुड़की में कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, विधायक ममता राकेश ने सरकार पर सवाल उठाए। विधानसभा सत्र और कृषि कानून को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। तो विधानसभा सत्र में 3 दिन का समय बहुत कम है, उन्होंने ऐसा कहा। और साथ ही विधायक ने सत्र का समय बढ़ाने की मांग भी की है। तो विधानसभा सत्र के वक्त को बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें, 3 दिन का वक्त उन्होंने कम बताया है। विधायक ममता राकेश ने सवाल उठाए। पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ तो मोदी जी अंबानी जी के पोते को देखने के लिए चले गए, वहां उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन हमारे किसान भाई अपनी जान की परवाह न करके अपने हितों के लिए वहां पड़े हैं और मुझे कहते हुए बहुत दुख है। और मैं नम आंखों से उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देती हूँ जो इस महान यज्ञ में शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस पर तो रुड़की में कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र का जो 3 दिन का वक्त तय किया गया वो बहुत ही कम है, इस वक्त को बढ़ा दिया जाए। विधायक ममता राकेश ने, बता दें, कांग्रेस से विधायक है ममता राकेश, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि 3 दिन का वक्त कम है विधानसभा सत्र का और इसको अब बढ़ा दिया जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। बता दें, सरकार को उन्होंने कृषि कानून को लेकर भी घेरा है और विधानसभा सत्र को लेकर भी। और इस वक्त हमारे साथ शादाब शम्स, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी, बहुत धन्यवाद। शादाब जी, कांग्रेस विधायक ममता राकेश कह रही हैं कि सरकार विधानसभा सत्र के जो समय को और बढ़ा दे और कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ बयानबाजी करके जनता का समय जाया कर रहे हैं और अपनी जो विश्वसनीयता है उसे समाप्त कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब विधानसभा सत्र होता है तो विधानसभा सत्र के अंदर एक कमेटी होती है जो बिजनेस तय करती है, जिसके अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष होती हैं। अगर ममता जी को कोई दिक्कत है तो कहे ना नेता प्रतिपक्ष जी को, उनसे कहें जी को कि आप तय कीजिए कि बिजनेस कितना होगा, और बिजनेस जितना होता है उतना ही आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये परंपराओं में है, वो बिजनेस के हिसाब से समय तय करते हैं। तो कांग्रेस कहे कि भाई हमें काम ज्यादा है, समय ज्यादा चाहिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए जनता के बीच में कुछ कह देना, मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। और रही बात बिल की, तो कांग्रेस विरोध करते हुए नजर आ रही है। मुझे कहीं प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में खास तौर पे कहीं किसान विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें एक किसान कहीं ढूंढ के भी अगर आप दिखाने किसी फुटेज में, तो आप जो कहेंगे वो हम हारने के लिए तैयार है। कांग्रेस पूरी तरह से जी, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, किसानों के साथ रहने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में अब एक कांग्रेस विधायक का भी सवाल सामने आया है कृषि बिल को लेकर। ऐसे में आप किस तरीके से सोचते हैं कि किसानों को आप कैसे मना पाएंगे जब तमाम राजनीतिक दल उन किसान संगठनों के साथ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत रहा है। हम माननीय मोदी जी
ने किसानों की आय को दुगना करना, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना। शादाब जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा है कि उन्हें और वक्त चाहिए, ये 3 दिन का वक्त उन्हें काफी नहीं लग रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि वक्त काफी है। कांग्रेस को अगर इस तरीके से कमी लग रही है वक्त की तो सामने आए, तो आप क्या कहेंगी, क्या वाकई में वक्त की कमी? देखिए पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि केवल ममता राकेश जी नहीं, हमारे तमाम विधायकों ने अपने अपने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया है कि 3 दिन का समय नाकाफी है। जितने मुद्दे प्रदेश के अंदर ज्वलन चल रहे हैं, विधायकों के अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं निकल कर नहीं आती। ऐसे में मुझे लगता है कि ये बात वाजिब भी है। जब पिछली बार सत्र चला था, मात्र 1 दिन में सिमट गया था जी। और ना प्रश्नकाल हो पाया, ना किसी मुद्दे पर चर्चा हो पाई, क्योंकि ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके खुद के मंत्री विधायक इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर यौन उत्पीड़न किया गया इनके 2 दिग्गज नेताओं के द्वारा। यहाँ पर जिस तरह से बंदरबाट हो रही है पैसों की और पूरे प्रदेश की सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर कहीं चर्चा ना हो जाए, इन डर के मारे 11 का जो विपक्ष है उससे ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। गरिमा जी, जिस तरीके से किसान कानून को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा किसी भी किसान को कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस जो आंदोलन में आगे बढ़ा रही किसानों को गलत है, और उन्होंने सत्र को लेकर भी कई बातें की हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, शादाब शम्स जी की बात तो इसी से झूठी हो जाती है कि कल उधम सिंह नगर में उनके शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम था और उनके ऊपर किसानों ने संतरे उछालकर और दुनिया भर का मुझे लगता है सामान फेंककर उनको विरोध जाहिर किया है, और वो विशुद्ध रूप से किसान थे। अगर ये कह रहे हैं कि किसानों का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो फिर अपनी माँ समान जमीन को छोड़कर किसान क्यों 22 दिनों से वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे? इसका जवाब जरा शादाब शम्स देने का कष्ट करें। गरिमा जी, आपको क्या लगता है अब आने वाले वक्त में, जैसे कि हम पिछले दिनों की बात करें तो किसानों का आंदोलन काफी तेज बढ़ा है और अब सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किस तरफ से फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर देखिए अन्नदाताओं के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि ये कानून काले कानून है और जिस तरह से ये कानून आम जनता की पीठ में भी छुरा भोंकने वाले हैं, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि हमको सबको अपने उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमारा न्यायालय जो है निश्चित तौर पर अन्नदाताओं के ही पक्ष में बोलेगा। और जिस तरह से आहत इन लोगों ने किया है कि देशद्रोही बोल, आतंकवादी बोल के, कभी खालिस्तानी बोल के, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि कोर्ट को अपना फैसला देना चाहिए कि ये लोग कौन होते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट देने वाले। और जब ये कहते हैं किसानों और वामपंथी दलों की साजिश है, तो ये कहीं अनजाने में ये कह देते हैं कि इतनी मजबूत है कांग्रेस कि गरिमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हरिद्वार में सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग घिर चुका है। बता दें, शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षक धांधली लगा रहे हैं। इनका आरोप इन पर लगाया गया है कि शिक्षक धांधली लगा रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और 50 शिक्षकों को वापस हरिद्वार में तैनात करने पर सवाल उठे हैं। 2019 में 135 वैकेंसीज के अगेंस्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो स्टे हो गई थी प्रक्रिया, इसलिए वो भर्ती नहीं हो पाई थी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कह दिया है कि आप नियुक्तियाँ कीजिए। जब यहाँ पर आरटी एक्ट के अंतर्गत छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाली गई, तो वो रिक्तियाँ नहीं निकल पा रही थी। इसके लिए हमने वर्ष 2014 में जो शासनादेश जारी हुआ था, जिसके अंतर्गत जनपद हरिद्वार के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गई थी, उनके आधार पर कैलकुलेट करके पत्रावली बनाई है, जिसमें 225 पद बनते हैं। 135 पुराने निकाल दें तो 90 नई रिक्तियां के अगेंस्ट हम नियुक्ति कर सकते हैं। ये पत्रावली निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के यहाँ पर भेजी गई है, लेकिन अभी तक कुछ उस पर आया नहीं है।
छात्र संख्या के आधार पर मेरा तर्क ये है कि पैंडेमिक के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ अपने गाँवों में चले गए, पूर्वांचल में चले गए, बिहार में चले गए, वो लौट के यहीं पर आने हैं। यहाँ के बच्चे एडमिशन भी लेंगे तो उस समय छात्र संख्या बढ़ जाएगी, तो हम फिर उस समय टीचर्स कहाँ से ला पाएंगे। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि शासनादेश के आधार पर जो हमारी 225 इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी जुड़ चुके हैं। सुमित, शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भर्ती को लेकर धांधलीबाजी की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो क्या जानकारी है, कब से ये धांधलीबाजी की जा रही है? बिल्कुल, ये शिक्षा विभाग के लगातार आरोप लग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा भर्ती को लेकर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगह पर जहां पर बच्चे कम होने के कारण उनसे वहां पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा बताते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये इस जी सुमित, चलिए, बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो हरिद्वार में कुंभ से पहले संपत्ति को लेकर संतों के बीच विवाद सामने आया है। संतों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मल पंचायती अखाड़े के दो दलों में दरार सामने आई है। बता दें, अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव पर संपत्ति को लेकर खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे हैं। महंत ज्ञानदेव को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की गई है। तो हरिद्वार से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संपत्ति को लेकर संतों के बीच में दरार आई। बता दें, अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव पर लगे हैं संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप। हरिद्वार में ही ज्वालापुर को कुंभ मेला में क्षेत्र में शामिल करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें, अभी हाल ही में रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने अपने बयान में ज्वालापुर में कुंभ मेला क्षेत्र में शामिल होने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इस बयान का खंडन किया। कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले ही आदेश चौहान ने जो बयान दिया वो निराधार है। वहीं आदेश चौहान केवल सीसीआर भवन में लगे मानचित्र को आधार बनाकर ज्वालापुर को कुंभ मेला क्षेत्र में शामिल होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मानचित्र कागज नहीं देखना, वो केवल ज्वालापुर क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं। विधायक जी ने जैसे अभी प्रेस वार्ता करके कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो वो जनता को विश्वास ही नहीं दिला पाए अभी तक कि हमारा ज्वालापुर क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में है या नहीं, और उसके द्वारा कुंभ निधि से कितने कार्य उनके द्वारा कराए गए। सबसे पहली बात, आदेश चौहान जी 10 साल से विधायक हैं और माननीय मंत्री जी हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। अभी आप देखिए कि ज्वालापुर का जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा माननीय विधायक जी या मंत्री जी द्वारा क्या कराई गई। वहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए आप, अंदर जाके इतनी हालत ख़राब है सड़कों में। सुभाष नगर तो आप माननीय आदेश चौहान जी के ही उसमें आता है, वहाँ पे हमारा कहना था कि हमें कोई मानचित्र नहीं देखना, हमें आपके शासनादेश नहीं देखने, हमें आपकी कागजी कार्रवाई नहीं देखनी। इसी के साथ देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।